अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस फॉर बिगिनर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा लेक्चर तो से ज़्यादा टाइम की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ सी लैंग्वेज की ज़रूरत में आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर है, और जो फर्स्ट टाइम सी प्लस प्लस रीड आउट कर रहे हैं तो ज़रा आप बड़ी क्लासों के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपने क्या करना है, इससे आपने मीन के आपने कंफ्यूज नहीं होना, बोर नहीं होना। तो मैं इंशाल्लाह इसको थोड़े से मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट के जो टॉपिक है वो थोड़ा जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि हम अपने जो कंसर्न लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस है उसके ऊपर आ सके, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उनके अंदर भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी ज़रूर हो जाए तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बोर ना इंशाल्लाह आप बोर नहीं होंगे, इंशाल्लाह आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 अभी तक नहीं व्यू किए तो प्लीज़ उसको व्यू कर ले, ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं आज के अपने लेक्चर्स के ऊपर। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम इंशाल्लाह लैंग्वेज की कैटेगरीज को डिस्कस बनाएंगे। एक लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा हम इंशाल्लाह हाई लेवल लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम सिंटैक्स और सिमेंटिक को डिस्कस करेंगे। सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड को आखिर के अंदर क्या करेंगे, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम कैटेगरीज स्टूडेंट, इससे पिछले जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को डिजाइन किया था। मशीन तो उसकी नेटिव लैंग्वेज थी, ठीक है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता था, ठीक है। थोड़ी सी आपको कहानी भी साथ साथ मैं बताऊंगा इसके अंदर, और वो कहानी आपके लिए हेल्प आउट करेगी कि आपको ये लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे इसका आपको सिर्फ मेथड आ जाएगा ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज है और क्या लो लैंग्वेज है। बेसिकली कंप्यूटर क्या समझता था मशीन लैंग्वेज को, इसके अलावा वो किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता था। और स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको या तो उस बंदे की लैंग्वेज आनी चाहिए, जो दूसरे बंदे जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, उस बंदे की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको उसकी लैंग्वेज आती है फिर तो ठीक है, आप उससे कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकती हो। और अगर आप उसकी लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती और आप ज़रा उसी टाइम तो आप लैंग्वेज सीख नहीं सकते, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, ट्रांसलेटर यूज़ करोगे। फिर आपको दूसरे बंदे की लैंग्वेज से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेटर को दोनों बंदों की मेरी लैंग्वेज भी आती होगी, जिससे आपकी लैंग्वेज भी आती हो, जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज भी आती होगी, ठीक है। तो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल तब करना है जब आपको दूसरे बंदे की लैंग्वेज नहीं आती। इसी तरह ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि बेसिकली हमने कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाने थे, और ज़रा उसको हमने इंस्ट्रक्शन देनी थी, और इंस्ट्रक्शन हमने उसकी लैंग्वेज के अंदर देनी थी। और कंप्यूटर पहले हम देखिए उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, वो उसको ज़रा मशीन लैंग्वेज आती है, जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर सके चुके हैं। लेकिन हमें ये लैंग्वेज, जब हमने ये लैंग्वेज सीखी तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थे, ठीक है, जो मैंने आपको इस पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताए थे कि मशीन डिपेंडेंट थी, हमें हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए होता था, इस तरह के प्रॉब्लम आए थे, ठीक है। तो हमने सोचा यार हम तो इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, और कंप्यूटर की वो मशीन है वो तो एक हमारी लैंग्वेज भी नहीं सीख सकता। तो फिर हमने सोचा कि कोई ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसके अंदर हम ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर लेंगे, फिर ट्रांसलेटर जाने मशीन जाने, तो हमें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ी। तो हमने थोड़ा सा उसके अंदर एक सेटअप किया था, असेंबली की सूरत में निमोनिक्स कोड ऐड किए थे। लेकिन हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसके अंदर हम जरा भी हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़े। मशीन के अंदर तो टोटली 0-1 था, क्योंकि सारे डेटा आप 0-1 की सूरत में कन्वर्ट करते थे, जबकि असेंबली के अंदर आप सिंबल के लिए तो आपने कन्वर्जन नहीं आप इंग्लिश और वर्ड यूज करते थे, ऐड सब इस तरह की चीजें। लेकिन डिजिट के लिए अभी भी आपको कोड के अंदर 0-1 का इस्तेमाल होता था। तो एक हमें असेंबली में एक थोड़ा सा हमें एज जरूर मिला था कि हम ऐसी लैंग्वेज बना सकते थे जिसके अंदर हम क्या कर सकते इंग्लिश वर्ड यूज कर सकें। बिल आखिर असेंबली के बाद हम इस पे रिसर्च करते रहे, और बिल आखिर हमने ऐसी लैंग्वेज बना डाली जिसके अंदर हम कोई भी 0-1 इस्तेमाल नहीं करते थे, डायरेक्ट इंग्लिश ओरिएंटेड वर्ड यूज करते थे, ठीक है। और जिसमें हम डायरेक्ट 20+25 कर सकते थे,
ठीक है। जबकि असेंबली के ऐसे मशीन में तो हम 20 को भी 0 1 में कन्वर्ट करते थे, प्लस को भी 0 1 में कन्वर्ट करते थे और 25 को भी 0 1 1 में करते थे। लेकिन जब असेंबली बनाई तो उसमें प्लस की जगह पे तो ऐड लिख देते थे, लेकिन 20 और 25 को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। लेकिन असेंबली के बाद हमने एक ऐसी लैंग्वेज बना डाली जिसके अंदर हम 20 + 25 डायरेक्ट लिख सकते थे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस वजह से जब ये लैंग्वेज हमने बना डाली तो हमने लैंग्वेज की 2 कैटेगरी बना दी, ठीक है, जिनके अंदर हम 0 1 की सूरत में कन्वर्ट करते थे उसको, वो लैंग्वेज जिनको 0 1 की सूरत में कन्वर्ट करना पड़ता था उसको एक कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि ये बेसिकली वो लैंग्वेज थी जो हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। ठीक है, इनसे हम हमारी अपनी दूसरी लैंग्वेज जहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पेश ना आए, तो इसलिए इनको हमने लो लेवल लैंग्वेज रखा कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, अच्छी कैटेगरी की जो लैंग्वेज थी जिसमें हमें 20 + 25 डायरेक्ट टाइप करते थे, तो उसको वो सारी लैंग्वेज हमने किसके अंदर रखी, हाई लेवल लैंग्वेज बनाई रखी। तो इसका मतलब है कि लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आती हैं, एक आती है मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर सका हूँ। इसके अलावा बाकी जितनी भी लैंग्वेज है वो किसके अंदर आ जाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं, जिसके अंदर सी आती है, C++ आती है, बेसिक, जावा, फोर्ट्रान, C#, ठीक है, वीबी, ये सारी जो लैंग्वेज है, पाइथन, ये सारी किसके अंदर आती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज मशीन और असेंबली लैंग्वेज आती हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज बच्चे क्या है, एक कैटेगरी का नेम है। और हाई लेवल लैंग्वेज को भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता तो जरा हमें इसके लिए ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल बनाने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बाद कि कौन कौन से ट्रांसलेटर थे जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते थे मशीन लैंग्वेज के अंदर। असेंबली के लिए तो हमने पढ़ा था असेंबलर था ना, तो इसके लिए हम देखें कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए आसान है और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए मुश्किल, मीन के कंप्यूटर के लिए मुश्किल है, और लो लेवल लैंग्वेज हमारे लिए मुश्किल है। इसी तरह जो लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज है बच्चे, इनको आगे से प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया गया है। जो सी बच्चे ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाती है या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाती है, और जो हम C++ पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। और आजकल जितनी प्रोग्रामिंग लेटेस्ट हो रही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++, सी, जावा, C#, जावा, पाइथन, ये सारी की सारी कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इन्हीं को और लैंग्वेज बनाई जा रही है जो ह्यूमन के लिए क्या होती जा रही है, आसान होती जा रही है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन करेंगे, आ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। द लो लेवल लैंग्वेज आर टिपिकली यूज्ड टू बिल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर मशीन लैंग्वेज आती है जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज क्या है, वो 1 स्टेप हायर है। ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इनको डिटेल के अंदर डिस्कस कर दिया। अब हाई लेवल लैंग्वेज आर टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। Instruction written in high-level language use English-oriented word like cout, cin, printf, scanf, etc. पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास है C++, जावा, C#, विजुअल बेसिक, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी कौन सी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं जी। अगर हम डिफरेंस में करें, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारे नज़दीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज सीखना मुश्किल है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान है। मैं डिफरेंस बता देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज का डीप हार्डवेयर नॉलेज नहीं चाहिए होता, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डीप हार्डवेयर नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है जी, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट है। ये इसको लगा इसका प्रोग्राम हर कंप्यूटर पे चलेगा, आपको सेपरेट, क्योंकि हमें तो मशीन कोड की ज़रूरत नहीं है, हमें मशीन नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जाने ट्रांसलेटर जाने, क्योंकि इन लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेटर होंगे। तो हमें हमारा कंसर्न किस पे होगा, हाई लेवल लैंग्वेज पे होगा या अपनी प्रॉब्लम पे होगा, जिसके लिए हम जो हम कंप्यूटर को देंगे तो हमें उसकी मशीन से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसका काम ट्रांसलेटर को पता है कौन सी मशीन लैंग्वेज है। हमारे पास जो हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर हार्डवेयर की कोई प्रोग्रामिंग हो वो करते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये हमारे पास
क्या करती हैं, नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम। हार्डवेयर लेवल पे इनकी ज़रा आपको लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लो लेवल लैंग्वेज मशीन और असेंबली लैंग्वेज आती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जावा, सी प्लस प्लस, बेसिक, कबोल ये आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम हाई लेवल लैंग्वेज कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ईजी टू रन, ज़रा ये ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा क्लोज है, इसके अंदर इंग्लिश वर्ड यूज़ होती है, इनको सीखना मशीन लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत क्या है आसान है। स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स, सेंटेक्स बोलते हैं लिखने का तरीका, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको आपको बोलना भी पड़ता है, अगर तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसमें जस्ट हमने स्टेटमेंट को लिखना कैसे है, इसको लिखने के तरीके को सेंटेक्स बोलते हैं। जो सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स है, ठीक है, जो आपको बताएगी वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो स्टैंडर्डाइज चीज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करना क्या होता है, ईजी होता है। और डीप हार्डवेयर नॉलेज आर नॉट रिक्वायर्ड। ज़रा हमें ये नहीं पता है कहाँ पे प्रोसेसर को कहाँ पे लो वोल्टेज देनी है, कहाँ हाई वोल्टेज देनी है, ठीक है, क्योंकि अब ये काम हमें मशीन लैंग्वेज से कोई कंसर्न ही नहीं है, उसके लिए हमने जो ट्रांसलेटर बनाया हुआ है, तो इसलिए हमें हार्डवेयर नॉलेज की अब ज़रूरत हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं पड़ी। तो इससे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, ये अच्छी होगी है। अब हमारी हार्डवेयर नॉलेज नहीं सीखना, हमने वो लैंग्वेज सीखनी है और अपना प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना है, ठीक है जी। तो हम अपने अपने प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। अब हार्डवेयर से हमारी जान छूट गई है, मशीन इंडिपेंडेंट हो चुकी है। मशीन और असेंबली दोनों मशीन डिपेंडेंट थी, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज की है मशीन इंडिपेंडेंट है, हमें मशीन से कोई कंसर्न नहीं है। आप इसका प्रोग्राम आप जो हाई लेवल का प्रोग्राम हर कंप्यूटर पे चलेगा, ठीक है जी। ये इजी एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन बेसिकली इसके लिए कंप्यूटर में जो टर्म यूज होती है डीबगिंग। द एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। ज़रा जो चीज़ आपको आती है तो अगर उसमें कोई एरर आ गया तो उसमें ढूंढना ज़्यादा आसान है बनिस्बत उन लैंग्वेज जो आपको आती नहीं है, ठीक है। तो जब आएगी नहीं तो उसमें क्या आप एरर ढूंढेंगे। और जो चीज़ आसान होती है तो हम ज़्यादा स्टूडेंट को या लोगों कह सकते हैं, ज़्यादा प्रोग्रामर इसकी फील्ड के अंदर आ सकते हैं ताकि उनको उनकी लैंग्वेज आ सके। तो इसके प्रोग्रामर क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा लोग आ सकते हैं, ज़्यादा इस पर काम कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम जो होता है वो छोटा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज के मिसाल अगर आप 5 लिखते हो, 5 का अगर हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो वो उसका कोड बनता है 101। वैसे 5 है, ये 5 एक डिजिट है, और वैसे उसके कितने डिजिट, 3 डिजिट बन जाएंगे। तो इसलिए जो हाई लेवल का प्रोग्राम होगा वो छोटा होगा, और जो मशीन लैंग्वेज का वही प्रोग्राम जब 5 को मशीन में कन्वर्ट करेगा 101 आ जाएगा, ठीक है। वैसे वो 5 है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन पड़े हुए हैं जो आप जिसको इस्तेमाल करना है उसके लिए अलग कोड नहीं लिखना। आप उन फंक्शन को जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके लिए SQRT का एक फंक्शन बना हुआ है। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है उसके लिए प्रिंट एफ बना हुआ है, सी आउट बना हुआ है। आप इसके लिए सेपरेट कोड नहीं है, आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है, आप उनका इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही अब जो लेटेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है इनके अंदर ये चेंजिंग ला रहे हैं कि वो बेसिकली कुछ चीज़ें उसके अंदर बिल्ट इन ऐड कर रहे हैं ताकि जो प्रोग्रामर हैं बस वो सिर्फ वो प्रोग्राम उठाएं, हर चीज़ के लिए आप कोड लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज सीखना, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन पड़े हुए हैं। अब इसमें सोर्स प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। Program written in assembly or any other high-level language except machine language is called source program or source code. Source code और source program need translator। ज़रा ये वाइड प्रोग्राम होता है, इसके लिए आपको ट्रांसलेटर चाहिए होता है। इसके ये डायरेक्ट मशीन पे नहीं चल सकता क्योंकि इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर कंप्यूटर। सोर्स प्रोग्राम कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सोर्स कोड इज आइडेंटिफाई बाय एक्सटेंशन। जितनी भी लैंग्वेज हैं हर लैंग्वेज का अपना सोर्स कोड है, असेंबली, और इसकी पहचान इसकी एक्सटेंशन से होती है, ठीक है जी। और एक्सटेंशन जैसे सी की एक्सटेंशन है प्रोग्राम का जब .c है, इसी तरह जो C++ की एक्सटेंशन है वो .cpp है, ठीक है। The source code file extension is automatically append to the program name determined by the programming language। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं
ठीक है। जब उसको आप सेव करते हो तो वो जो लैंग्वेज एडिटर है वो ख़ुद ही उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लगा देता है, ताकि जब आप उस प्रोग्राम को ओपन करो तो कंप्यूटर उसके एक्सटेंशन को देखता है और उस एक्सटेंशन की बेस पे कर देता है, उसको ओपन कर देता है। ठीक है। और एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट के बाद, नेम के साथ डॉट के बाद अटैच किया जाता है। और हर लैंग्वेज की एक्सटेंशन क्या होती है, अपनी अपनी होती है। जब आप सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर को देती हो, सॉरी उसके ट्रांसलेटर को देती हो, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड के अंदर, और उसको आप बोलती हो ऑब्जेक्ट कोड, जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीन कि वो कोड जो मशीन कोड के अंदर हो, मशीन लैंग्वेज के अंदर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और इसके लिए ट्रांसलेटर की यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ट्रांसलेटर की आउटपुट होती है। ट्रांसलेटर का जो इनपुट होती है वो सोर्स कोड होता है, और जो ट्रांसलेटर की आउटपुट होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट कोड होती है। और ज़रा ये मशीन कोड में होता है, इसलिए कंप्यूटर इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। और ऑब्जेक्ट कोड के लिए आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। और जो इसकी एक्सटेंशन है वो OBJ है, .OBJ। जबकि सोर्स कोड या सी है तो सी की, अगर सी का प्रोग्राम लिख रहे हो तो .C होगी, अगर C++ का लिख रहे हो तो C.CPP होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड एक ही होता है, इसलिए इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .OBJ। प्रोग्राम सिंटैक्स अभी मैंने बताया था, सेट ऑफ रूल फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम सिंटैक्स। लैंग्वेज जो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको रूल बताती है, उस रूल को सिंटैक्स बोलते हैं, कि हमने स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। ठीक है। और हर लैंग्वेज का क्या होता है, सिंटैक्स होता है। आपने बस सिंटैक्स देखना है, उसको सीखना है। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। बेसिकली स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि वो सिंटैक्स उनको समझ नहीं आ रही होती। तो ज़रा आप सिंटैक्स सीखिएगा, और उसमें अगर कोई एरर आया तो जो ट्रांसलेटर है आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं करेगा, और जब ट्रांसलेट नहीं होगा तो वो चलेगा नहीं। ठीक है। सपोज हमें कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल है x, उसको असाइन करना है, एक वैल्यू 5 असाइन करनी है। तो लैंग्वेज क्या कहती है, C++ कहती है कि जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है। इज इक्वल का साइन जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है। ये नीचे भी दिया, वेरिएबल नेम जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, जो वैल्यू या एक्सप्रेशन है वो किस साइड पे होगी, राइट साइड पे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, x इसका नाम है, 5 इसकी वैल्यू है। ये जो इज इक्वल ऑपरेटर है ये असाइनमेंट का सिंबल है, मीन कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नेम होगा जो कि x है, और जो वैल्यू है वो हमेशा राइट साइड पे होगी। ये इसका प्रॉपर सिंटैक्स है। लेकिन कोई बच्चा अगर लिख दे 5 इज इक्वल टू x, मीन कि वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिख दे, वेरिएबल का नेम राइट साइड पे लिख दे, वो कहेगी कोई बात नहीं जी, खैर है, बात तो एक ही है। मैथ्स के अंदर एक है, प्रोग्रामिंग के अंदर ये कि जो आपका ट्रांसलेटर है वो आपको एरर दे देगा। वो कहेगा आपने मेरे सिंटैक्स जो बताया था उसके मुताबिक लिखेंगे तो मैं इसको अंडरस्टैंड करूंगा, मशीन है, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। तो ये 5 इज इक्वल टू x जो है वो करेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर आप जब एक कोई प्रोग्राम के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो वो किस तरह एग्जीक्यूट होगी वो भी हमें पता चलना चाहिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो गलत ना हो। ठीक है। प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और जिस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है उसको आप सिमेंटिक बोलते हो। ठीक है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू a प्लस बी, दो वैल्यू उसको प्लस करना, उसका रिजल्ट हमने एक वेरिएबल है सम के अंदर स्टोर करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले a प्लस बी की वैल्यू सम होगी, और फिर इसका जो रिजल्ट है वो सम में क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक हो गया। तो a प्लस बी एक्सप्रेशन है, मैंने कहा 5 वैल्यू थी और a प्लस बी के एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई के सिंबल यूज हुआ हो। ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसकी सीक्वेंस क्या है, पहले a और b प्लस होगा, और वो क्या होगा, सम के अंदर क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। तो सीक्वेंस के बारे को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बोलते हैं, और आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। आज का ये लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी लेक्चर की समझ आई होगी। अगर मैं आपको इस मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो वीडियोस हैं वो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।